हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटली 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें से आप लोगों को दूसरे और तीसरे पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं पॉइंट 1 की, जो कि रेनिगेड इमॉर्टल के एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में है। बेसिकली एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन सिस्टम टोटली 4 तरीके के हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये 3 ही तरीके के हैं, और ये तीनों मर्ज होकर के 4th मेथड को बनाते हैं। इन तीनों कल्टीवेशन मेथड्स के नेम एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन सिस्टम, एंशिएंट डीमन कल्टीवेशन सिस्टम एंड एंशिएंट डेविल कल्टीवेशन सिस्टम, जिसमें कि एक कल्टीवेटर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है 1 to 9 स्टार्स में। और जब ये तीनों कल्टीवेशन सिस्टम मर्ज होते हैं ना, तो चौथा कल्टीवेशन सिस्टम बनता है, जिसका नाम है एंशिएंट 1 कल्टीवेशन सिस्टम, जिसमें कि टोटली 1 to 27 स्टार्स होते हैं। बेसिकली जो पिछले 3 एंशिएंट गॉड, डीमन एंड डेविल कल्टीवेशन मेथड था, उनका ही समेशन होता है एंशिएंट 1, जिसका फाइनल पावर लेवल हेवन ट्रैम्पलिंग लेवल का है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली इस पॉइंट में मैं आप लोगों को कुछ सेंसिटिव बातें बताने वाला हूँ, जो कि एक नोवेल राइटर, स्टूडियो एंड एक रीडर से रिलेटेड है। एक राइटर जब नोवेल लिखता है तो वो मेनली 3 चीजों पे फोकस करता है। पहला, अपनी एमसी के कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। सेकेंडली, वो फोकस करता है अपने एमसी के लाइफ जर्नी को काफी ज्यादा हार्डशिप से भरने पर, ताकि नोवेल रीडर उसको रियल लाइफ से रिलेट कर सके। एंड तीसरा, वो फोकस करता है अपने नोवेल की क्वालिटी को बढ़ाने पर, मीन्स नोवेल क्वालिटी इनहांस करने पर। अब यहाँ पे बहुत से लोग आने वाले हैं जो ये कहेंगे कि क्या वो पावर लेवल पे फोकस नहीं करता? तो वो पावर लेवल पे भी फोकस करता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि वो पिछले 3 पॉइंट्स पे करता है। क्योंकि राइटर जानता है कि जैसे जैसे उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी, उसका मेन कैरेक्टर उसी स्टोरी के हिसाब से पावरफुल होता जाएगा। एंड एट लास्टली हम सभी लोग जानते हैं कि उसका मेन कैरेक्टर उसके वर्ड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग बन जाएगा। इसलिए वो पावर लेवल पे इतना ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देता है तो केवल क्वालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, ताकि वो ज्यादा रीडर्स का अपनी तरफ अट्रैक्शन ग्रैब कर पाए एंड उसकी लाइफ जर्नी पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये चीजें कैसे बता पा रहा हूँ। तो मैं ये चीजें यूं ही नहीं बता पा रहा। मैंने सोल लैंड के राइटर तेंजी हसानसॉफ्ट, स्वेलोड स्टार के राइटर आई ईट टोमेटो एंड रेनिगेड इमॉर्टल के ऑथर अर्जिन, ऐसे कुछ ऑथर्स के इंटरव्यू देखे हैं, जो कि अपने इंटरव्यू में पहले 3 पॉइंट पे ही बात करते हैं। हालांकि वो पावर को इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार पावर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो तीसरा पॉइंट है ना, वो इसी से रिलेटेड है, जिसको कि आप लोगों को जानना ही चाहिए। आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके बीच में मत जाइएगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को काफी कुछ अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिए। बात करते हैं स्टूडियो की पर्सपेक्टिव के बारे में, जो कि डोंगवा क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो स्टूडियो वाले होते हैं, किसी भी नोवेल को डोंगवा में अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो स्टोरी चेक करते हैं, अगर उनको स्टोरी अच्छी लगती है तो वो उस स्टोरी की 3D एनिमेशन करते हैं। और स्टूडियो वालों का पूरा फोकस होता है केवल उनकी एनिमेशन क्वालिटी को बेहतर बनाने पर, जिसके लिए वो व्यूअर से बार बार फीडबैक भी मांगते रहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन बंदे के बारे में, जो कि एक रीडर है। एंड इस बंदे के बारे में आप लोगों को काफी ध्यान से सुनना है और जानना है। बेसिकली जो रीडर होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो कि केवल फोकस करते हैं नोवेल रीड करने पर और एंजॉय करने पर, और ऐसे लगभग 95% बंदे होते हैं जो कि कैटेगरी 1 में आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के बंदे के बारे में। ये जो बंदे होते हैं ना, वो नोवेल रीड तो करते हैं पर इंजॉयमेंट के लिए नहीं, पावर लेवल जानने के लिए केवल, ताकि वो अपने फेवरेट नोवेल के फेवरेट कैरेक्टर को कंपेयर कर सके दूसरे नोवेल के कैरेक्टर से, जो कि 2 डिफरेंट वर्ड्स से बिलोंग करते हैं, जिनकी तो कोई वैलिड कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी जो कैटेगरी 2 के बंदे होते हैं वो ऐसा करते हैं, और ऐसे जो बंदे हैं वो 5% से भी कम है। लेकिन ये जो बंदे हैं ना, वो डोंगवा कम्युनिटी को काफी ज्यादा टॉक्सिक बना रहे हैं, और सभी यूट्यूबर्स के कमेंट बॉक्स में जाकर के गंदगी फैला रहे हैं। क्या करके? बेफालतू के 2 डिफरेंट वर्सेस के कैरेक्टर्स के कंपैरिजन करके। एंड जानते हैं आप लोग इसके लिए वो सहारा किसका लेते हैं? टीयरिंग सिस्टम एंड रियल लाइफ डायमेंशंस का। ये वो बंदे हैं जो बिना मतलब की कंपैरिजन के लिए अपने साथ दूसरे बंदे के भी टाइम को भी खराब करते हैं। अब कुछ बंदे यहाँ पे होंगे जो कहेंगे कि भाई तूने भी तो टीयरिंग सिस्टम की वीडियो बनाई थी और 2 डिफरेंट वर्सेस के कैरेक्टर्स को कंपेयर करता था। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हाँ, मैंने ऐसा किया है पहले, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुई ना ये बात, मैंने अपने टीयरिंग सिस्टम की वीडियो को डाउन कर दिया तुरंत, और मैंने 2 डिफरेंट वर्ड्स के कैरेक्टर को कंपेयर करना भी छोड़ दिया। इनफैक्ट मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ कि 2 डिफरेंट वर्ड्स के कैरेक्टर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ना ही कर सकता है कोई। लेकिन कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन है जिनके दिमाग में शायद ये बात घुसती नहीं है, और वो ऐसे काम करते जाते हैं और करते जाते हैं। बेसिकली ये वो बंदे होते हैं ना, जो कि अपनी रियल लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर जो जहर बचा होता है ना, वो यहाँ पे निकालते हैं। वो भी किसका हेल्प लेकर के? टीयरिंग सिस्टम एंड डायमेंशंस का हेल्प लेकर के। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो टीयरिंग सिस्टम है वो फैंस के द्वारा बनाया गया है। ये टीयरिंग सिस्टम ऑथर्स के द्वारा वेरीफाइड नहीं है। एंड इस टीयरिंग सिस्टम में आप डोंगवा के कैरेक्टर्स को रख भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी पावर उस लेवल से मैच ही नहीं करेंगी। और ये क्यों नहीं करती हैं? इसके पीछे का मेन रीजन है ऑथर एंड उसकी वर्ड्स। हर एक ऑथर अपना डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करता है, जिसमें डिफरेंट कल्टीवेशन सिस्टम एंड डिफरेंट पावर्स के सोर्स होते हैं। तो हम डिफरेंट वर्ड्स के कैरेक्टर को कैसे टीयरिंग
टीयरिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दूं तो आप लोगों ने MCU एंड DCU के कैरेक्टर्स को देखा होगा जिनकी की पावर स्केलिंग होती है, क्योंकि वो सेम वर्ड्स में आते हैं। MCU का उसके वर्ड्स में होता है, DCU का उसके वर्ड्स में होता है एंड दोनों के अपने पावर स्केलिंग मेजर्स हैं, तो वहाँ पे कैरेक्टर को उनके पावर के हिसाब से रैंकिंग दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, जहाँ पे सभी ऑथर्स अपने मेन कैरेक्टर को एक डिफरेंट वर्ड्स में रख रहे हैं विद डिफरेंट पावर लेवल एंड विद डिफरेंट कल्टीवेशन सिस्टम एंड डिफरेंट पावर सोर्स। अब आप लोग बताइए कि क्या ऐसी कंपैरिजन करना वैलिड है? क्या डोंगवा के कैरेक्टर्स को केवल उनके कुछ पावर्स के हिसाब से टीयरिंग सिस्टम में रखना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जानते हैं आप लोग क्या है? ये बेसिकली जो सेकंड कैटेगरी के रीडर्स होते हैं ना, उनकी एंजॉय करने का मेथड है, जो कि वो सभी यूट्यूबर्स के कमेंट में जाकर के टॉक्सिसिटी फैला करके, गंदगी फैला करके करते हैं। तो मैं अपनी डोंगवा कम्युनिटी को पहले से ही सतर्क कर देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे टॉक्सिक बंदों से दूर रहिएगा जो कि ऐसी फालतू की बातें और कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, जो कि केवल मौका ढूंढते हैं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। तो अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई भी कमेंट देखने को मिले तो आप लोग उस कमेंट को रिपोर्ट करिएगा और बाकी इग्नोर करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो बंदे होते हैं ना, वो अपनी तो टाइम वेस्ट करते हैं, ये साथ में दूसरे का भी टाइम वेस्ट करवाते हैं। अब बात करता हूँ मैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि कल की वीडियो से रिलेटेड है। कल की वीडियो में मैंने तियानदाओ यूनिवर्स को ओमनीवर्स बोल दिया था। हालांकि ये ओमनीवर्स बोलना अभी गलत होगा, अभी हम तियानदाओ यूनिवर्स को केवल एब्सोल्यूट यूनिवर्स ही बोलेंगे। हालांकि अभी तक राइटर ने नोवेल लिखना एंड नहीं किया है, तो हम होप कर सकते हैं कि राइटर कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे। बेसिकली इस तीसरे पॉइंट में ना, मैं आप लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कोई भी राइटर जो कि अपना नोवेल लिख रहा है, जो कि पावर लेवल पे फोकस कर रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका मेन कैरेक्टर किसी से पीछे हो, और इसके लिए उसे कुछ करना थोड़ी है। वो तो सिंपली लिख देगा कि भाई ये हमारा मेन कैरेक्टर इस लेवल पे ओमनीवर्स में पहुंच गया, उसका मेन कैरेक्टर पहुंच जाएगा और इसमें उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बेसिकली मैं अपनी इस बात से आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, होप करता हूँ कि आप में से काफी लोग इस बात को समझ चुके होंगे। एक राइटर के लिए उसकी नोवेल की स्टोरी की क्वालिटी मैटर करती है, न कि पावर लेवल। हालांकि हर एक राइटर अपने नोवेल के मेन कैरेक्टर को उसके वर्ड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग दिखाता ही है लास्ट में, और ये जो बात है वो कैटेगरी बी वाले बंदों को समझ में नहीं आती है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बंदों के कारनामे बताने वाला हूँ जिसपे आप लोग कहोगे कि क्या ही पागल बंदा है, और इसकी नॉलेज तो भाई पूछनी ही नहीं है। मैं एक बंदे की बात करता हूँ, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी है, और किसी फिक्शनल कैरेक्टर के चक्कर में किसी को मैं अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। हालांकि मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो बंदा काफी अच्छे तरीके से जान जाएगा। एक बंदा है जिसका ये क्या नाम है कि रेनिगेड इमोर्टल का जो केव वर्ल्ड है वो एक यूनिवर्स नहीं है। राइटर ने अपने नोवेल में उसको एक प्लेनेट बोला है। अब भाई आप ही लोग सोचो कि राइटर ने जब इतने बड़े वर्ल्ड को एक प्लेनेट बोला है, तो सोचो कि उसका पावर लेवल कितना हाई होगा। इस बातों को साइड करते हैं, मैंने उस बंदे से पूछा कि हम केव वर्ल्ड को यूनिवर्स क्यों नहीं बोल सकते हैं। उस बंदे ने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी स्पेस को हम यूनिवर्स कब बोलेंगे, जब किसी स्पेस के पास में उसके सुप्रीम रूल्स, लॉज एंड हेवनली दाव होते हैं, तो उस स्पेस को हम यूनिवर्स बोलते हैं। एंड रेनिगेड इमोर्टल का जो केव वर्ल्ड है उसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं। तो ले भाई, जो तू केव वर्ल्ड को यूनिवर्स नहीं बोल रहा था, मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे वो एक यूनिवर्स है। अब मैं इस बंदे की आगे की कहानी आप लोगों को बताता हूँ। मैं किसी दूसरे बंदे को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक राइटर अपने वर्ड्स में पावर को अपने हिसाब से डालता है, और राइटर चाहे तो वो एक प्लेनेट को भी एक यूनिवर्स बना दे। ठीक है, बेसिकली ये मैंने एग्जांपल दिया था। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, अपने जैसे टॉक्सिक लोगों के पास में जाकर के ये लिखने लगता है कि मैं प्लेनेट को यूनिवर्स के बराबर बोल रहा हूँ। मतलब आप लोग इसकी टॉक्सिसिटी के लेवल को देखो, और ये बंदा मुझे छपरी बोलता है। अब आप लोग सोच लो, जब ये बंदा मुझे ऐसा बोल रहा है तो आप लोगों को क्या कहेगा। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे बंदे के बारे में जो कि टीयरिंग सिस्टम से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, एंड उसके हिसाब से टीयरिंग सिस्टम इज गुड एंड राइट। हम डोंगवा को टीयरिंग सिस्टम में रख सकते हैं और वो आ भी जाएंगे। हालांकि इस चीज को तो मैंने उसको तुरंत प्रूफ भी कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि एक गधे को कुछ भी बताओ उसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, तो कुछ ऐसा ही हाल है उसका। अब आप में से बहुत से लोगों ने काफी ज्यादा नॉवेल्स पढ़े होंगे जहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स के कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। मैंने अभी तक 50+ नॉवेल पढ़े हैं, एंड बहुत से नॉवेल में मुझे एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है कि राइटर्स एक्चुअली यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स पहुंचते हैं, और मल्टीवर्स के बाद डायरेक्ट एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, और ऐसा केवल एक ही यूनिवर्स है जिसको हम ओमनीवर्स बोलते हैं। आप में से जितने लोगों ने गौर किया होगा वो इस बात को जानते होंगे। लेकिन इस बंदे को मैं ये बात समझाते समझाते थक गया, लेकिन ये बंदा समझने को तैयार नहीं। वो बार बार कह रहा है कि मल्टीवर्स के बाद हाइपरवर्स आता है, हाइपरवर्स के बाद आउटरवर्स, उसके बाद जाके तुम्हारा ओमनीवर्स आता है। अबे भाई मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन ऑथर्स तो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तुम्हारी टीयरिंग सिस्टम को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। फिर तू बेमतलब का टॉक्सिक भरा ज्ञान क्यों बांटता फिरता है बे। मुझे किसी भी यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी का 1% नॉलेज नहीं है, तो तेरे जैसे कॉस्मोलॉजी के ज्ञान को अगर नॉलेज कहते हैं ना, तो मुझे ऐसी ज्ञान लेनी ही नहीं है जहाँ पे किसी चीज को सही से डिस्क्राइब ही नहीं किया गया हो। गाइस आज तक हमारे साइंटिस्ट मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये नहीं प्रूव कर पाए, बट ये बंदे मल्टीवर्स को लो, मिड एंड हाई लेवल्स में बांट दिए हैं। इनफैक्ट वो तो हाइपरवर्स एंड आउटरवर्स के बारे में भी बात करते हैं। हालांकि मैंने अभी तक जितने भी नॉवल पढ़े हैं ना, उसमें मोस्टली ऑथर्स मल्टीवर्स के बारे में बात करते हैं, और अगर उससे भी
ऊपर बताना होता है तो वो ओमनीवर्स की सीधे बात करते हैं, न कि हाइपरवर्स और आउटरवर्स जैसी चीजों की। और इसका तुझे एग्जांपल चाहिए ना तो सोल लैंड को ले ले, स्वैलोड स्टार को ले ले, रेनिगेड इमोर्टल को ले ले, लेकिन क्या करेगा, तुझे तो इसकी कॉस्मोलॉजी आती ही नहीं है। गाइस मुझे ना इस पे आगे कुछ बात नहीं करनी है। ऐसे बंदों के मुंह लगना मतलब वही बात है कि मैं दीवार पे अपना सर मार रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बंदे आते रहेंगे और जाते रहेंगे और इनका काम यही है टॉक्सिसिटी फैलाना, तो वो टॉक्सिसिटी फैलाते रहेंगे। इनफैक्ट अभी तो कितने स्टार्ट भी कर चुके होंगे। बट आप लोग कभी भी सेकंड कैटेगरी में जाने की कोशिश न करिएगा। आप लोग डोंगवा एंड नोवेल को केवल इंजॉयमेंट के लिए यूज करो। बात करना है तो कैरेक्टर्स की एबिलिटीज पे बात करो, उनकी स्किल्स पे बात करो। फालतू में पावर लेवल को कंपेयर मत करो। ऐसी फालतू की चीजों में कभी मत पड़ना, नहीं तो आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है ना वो भी चेंज होने लगेगी। एंड अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे उसका रेफरेंस दे करके गलत प्रूव करिए। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा, और ऐसा मैंने किया भी है। पीछे बहुत सी वीडियोस में मैंने जहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने उसके कमेंट में करेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को पिन कर दिया है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैं कोई रोबोट या फिर AI नहीं हूँ जो कि सारी चीजें एकदम सही बताए। मैं डोंगवा की एक ऐसी कम्युनिटी चाहता हूँ जो कि पीसफुल हो और इंजॉय करने वाली हो। और अगर आपसे कोई भी बंदा दो डिफरेंट वर्सेस की कंपैरिजन करते हुए टॉक्सिसिटी फैलाएगा कमेंट बॉक्स में तो मैं उसको सीधे तौर पे ब्लॉक कर दूंगा। बाकी गाइस आज के बाद ऐसी वीडियोस नहीं आएंगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगे। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप कि आप लोग एक पीसफुल एंड लवेबल डोंगवा कम्युनिटी बनाने में मेरी मदद करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।